भारत का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट नक्सलवाद। माओवादियों ने आज जो है देर शाम को जो है एक आईडी ब्लास्ट की है। Security forces gunned down 31 Naxals in an encounter in Chhattisgarh's Bijapur district. नक्सलियों ने इस दौरान जवानों पर BGL दागे हैं। नक्सलवाद किसानों को अत्याचार से बचाने की बात करता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नक्सलवाद के कारण हजारों लोग बेघर हो गए, कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी, सेना के जवान शहीद हुए, बावजूद इसके सरकार इस पर काबू नहीं पा रही थी। जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं, बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। हाँ, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में चीजें तेजी से बदली हैं और जिन एरिया पर नक्सलवाद का कब्जा था उसका ग्राफ घटने लगा है। ऐसा क्या हुआ कि 8 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला नक्सलवाद, उन्हें भयभीत करने वाला नक्सलवाद अब लगभग सिकुड़ गया है? ऐसा क्या हुआ कि नक्सलवादी अब सरेंडर की नीति अपनाने लगे हैं? नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं इनसाइड द हेडलाइंस। नक्सलवाद मोदी सरकार के कार्यकाल में कमजोर क्यों पड़ रहा है, इसको समझने के लिए पहले हमें नक्सलवाद को समझना होगा, इसकी विचारधारा और इसके एजेंडे को समझना होगा। सबसे पहले तो ये नक्सलवाद क्या है और भारत में इसका उदय कैसे हुआ, हम वो देखते हैं। 1920-1922 में महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था वो विफल हो गया था। अब इससे हुआ ये कि जो हजारों कार्यकर्ता थे वो निराश हो गए और वो मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ आकर्षित हो गए, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में कम्युनिज्म तेजी से लोगों को आकर्षित कर रहा था। इससे पहले 1783 से 1900 के बीच कम से कम 110 हिंसक किसान विद्रोह हुए, लेकिन विद्रोह असफल हुए। इसके बावजूद इसने आगे चलकर राज्य के खिलाफ मजदूर वर्ग को बड़े आंदोलन के लिए प्रेरित किया। अब जो सीपीआई का शुरुआती चरण था वो इस विश्वास में था कि मार्क्सवादी जन क्रांति सफल होगी, लेकिन आगे चलकर अधिक उग्रवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का उदय होना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए सीपीआई जो थी वो विदेशी कम्युनिस्ट नेता जैसे स्टालिन उनसे गहराई से जुड़ी हुई थी, जिन्हें सोवियत यूनियन का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। फरवरी 1951 में सीपीआई के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो सीपीआई टूटा और सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का निर्माण हुआ, मगर ज्यादा समय तक ये भी नहीं रहा और सीपीआईएम खुद को एक और विचारिक मतभेद के कारण विभाजन का ये शिकार हो गया। 1960 के दशक में एक व्यक्ति चारू मजुमदार जो कि जेल में थे, उन्होंने 9 निबंध यानी कि एसेज लिखे और इन्हीं एसेज से नक्सलवाद की विचारधारा का ये आधार बना। मजुमदार सीपीआई और फिर सीपीआईएम के उच्च पदों पर बने थे। अब भारत में क्योंकि कम्युनिस्ट क्रांति असफल रही तो उससे वो निराश हो गई, क्योंकि वो चीन के तरह देश में कम्युनिस्ट शासन चाहते थे और इसके लिए उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ही उदाहरण को अपनाया। अब ये एक बड़ा चेंज था, क्योंकि अब तक जो सीपीआई थी वो सोवियत संघ, जिसे आप आज रूस कहते हैं, उसके कम्युनिज्म के विचारधारा पे चल रही थी और इसे ही मजुमदार ने भारत में कम्युनिस्ट क्रांति की विफलता का कारण बताया था। फिर उन्होंने कहा कि देश में कम्युनिस्ट क्रांति तब तक नहीं आएगी जब तक हम किसानों को साथ नहीं लाएंगे, जैसे चीन में माओ ने किया, जो कि अब तक का बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि जब आप माओ के बारे में पढ़ेंगे, जिसने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, वो किसानों के प्रति बहुत क्रूर था। खैर, मजुमदार का जो प्रो चाइना रुख था वो सीपीआईएम के अंदर भी गूंजने लगा। सीपीआईएम भी टूटा और एक और पार्टी सीपीआईएमएल बना। पार्टी का नारा था, चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, चीनी रास्ता हमारा रास्ता है। इसी दौरान बंगाल में एक जगह है नक्सलबारी, वहां पर किसानों की मदद से एक आंदोलन का जन्म हुआ जिसने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया और यही नक्सलबारी आंदोलन बाद में देश भर में फैलने लगा, जो सरकारों के खिलाफ हथियार का प्रयोग करता रहा। अब क्योंकि ये आंदोलन नक्सलबारी से पनपा था, इसलिए इस आंदोलन से जुड़े लोगों को नक्सलवादी कहा गया, जो माओ की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए इन्हें माओवादी भी कहा जाता है। मजुमदार को यकीन था कि क्रांति के लिए सिर्फ एक चिंगारी चाहिए और सही परिस्थिति की जरूरत है। 1971 में बंगाल में स्थिति खराब हो रही थी। सरकार ने तय किया कि वो ऑपरेशन करेगी पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों से निपटने के लिए।
ऑपरेशन 45 दिनों तक चला और नक्सली आंदोलन को कुचल दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अगले 2 दशक तक नक्सली गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन 1990 के दौरान जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ और सरकार ने प्राइवेट और मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनियों को लाइसेंस देने शुरू किए, तब बिखरे हुए नक्सली गुट फिर से एक ढंग से संगठित होने लगे और नए तरीके से नक्सली आंदोलन को दोबारा शुरू करने के लिए संवाद और समझौते किए गए। इन्हीं समझौते का सबसे बड़ा परिणाम 2004 में दिखाई दिया, जब 2 सबसे बड़े और सक्रिय नक्सली गुट पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, इनका मर्जर हो गया। इस मर्जर का नतीजा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का गठन, जो आज भी भारत में एक प्रमुख माओवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उसका एक हथियारबंद ग्रुप बना, नाम था पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और यही से हिंसा की वापस से शुरुआत हो गई। इनमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती करार दिया था, क्योंकि 2006 के पहले 3 महीनों में ही 200 से ज्यादा लोग नक्सली हमले में मारे गए थे। उस दौर में भारत सिख उग्रवाद, कश्मीर आतंकवाद से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी सरकार ने नक्सलवाद को सबसे बड़ा खतरा माना था, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। तब नक्सलवादियों की जो ताकत थी वो 20,000 कैडरों तक पहुंच गई थी, जो कि देश का लगभग 20% था, और ये देश की लगभग 20% आबादी वाले इलाकों में सक्रिय था, जिसे रेड कॉरिडोर कहा गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल थे। बढ़ते उग्रवाद से निपटने के लिए 2009 में गृह मंत्रालय के तहत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन की स्थापना की गई, ताकि देश भर में फैले नक्सली गुटों पर काबू पाया जा सके और उन्हें खत्म किया जा सके। पिछले 20 सालों में 2344 सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। ये संख्या 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के जवानों से 4 गुना अधिक है। नक्सलियों से लड़ने में जितने सुरक्षा कर्मियों की जान गई, वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए सैनिकों से भी अधिक है, जो अब तक भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या थी। एक दौर में नक्सली खतरा लगभग 8 करोड़ लोगों को प्रभावित करता था, जो अधिकतर आदिवासी समुदाय से आते थे। मई 2009 में महाराष्ट्र के जंगलों में हुए हमले में 16 पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे। अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ में पुलिस रीइंफोर्समेंट टुकड़ियों पर एक बड़े एम्बुश का उसे शिकार होना पड़ा था। 1 मई 2019 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादियों ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की 27 गाड़ियों को आग लगा दी। इसके लगभग 10 घंटे बाद उन्होंने आईईडी का इस्तेमाल किया और एक जोरदार धमाका किया, जिसमें क्विक रिस्पांस टीम के 15 जवान शहीद हो गए। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब 10 राज्यों में 126 जिलों को नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे ज्यादा संवेदनशील माना गया था। लेकिन 2025 की शुरुआत तक ये संख्या घटकर सिर्फ 12 रह गई है, जिनमें से ज्यादातर बस्तर में है। बाकी के जिले ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में। ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि खुद गृह मंत्रालय ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू में कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च 2026 तक हम भारत को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। पूर्ववर्ती, जो कि नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की सीमा पर स्थित है, उसे सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन द्वारा सुरक्षित किया गया। कभी ये इलाका कुख्यात मडवी हिडमा का गढ़ था, जो पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। माडवी हिडमा पर 2010 में एक गांव पर हमला करने का साजिश का आरोप भी है, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। 1 साल पहले तक कोई भी सरकारी सुरक्षा बल से जुड़ा व्यक्ति यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन 150वीं बटालियन ने इस इलाके में अपना कैंप स्थापित किया। तब उन्होंने नक्सली मिलिशिया को जंगल के अंदर धकेला। इस दौरान पीएलजीए ने 4 बड़े हमले किए, लेकिन सीआरपीएफ ने सभी को नाकाम किया और इस इलाके पे अपना जो प्रभुत्व है वो कायम किया। आज हालात ये है कि कैंप कमांडेंट राकेश शुक्ला मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर बहुत बिच्छू है और सांप, खासकर करैत, जो हमारे बिस्तरों को अपना घर समझते हैं। सोने से पहले अपना कंबल जरूर चेक करें। रात के अंधेरे में एक पेट्रोल टीम जंगल के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तलाशी करती है, लेकिन इससे पहले एक माइन स्वीपर उनके रास्ते को ध्यान से स्कैन करता है। नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार होता है आईईडी या रोड माइंस। जब पूरा जंगल अंधेरे में डूबा होता है तो पेट्रोल टीम एक सिंगल फाइल में चलती है। हर जवान अपने आगे वाले के कंधे पर हाथ रखता है, जबकि टीम लीडर नाइट विजन बाइनोकुलर से जंगल को स्कैन करते हैं। सुबह एक और पेट्रोल टीम निकलती है, इस बार भी सिंगल फाइल में, लेकिन मोटरसाइकिल्स पर, जो माइंस से बचने के लिए सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है। पूर्ववर्ती जैसे कैंप्स को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहा जाता है, जो मोदी सरकार की मल्टी
प्रोब्स स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका लक्ष्य अगले साल तक पूरे भारत को नक्सलवाद से मुक्त करना है। 6 साल पहले सुरक्षा कैंप हाईवे के पास बनाए जाते थे, जिससे सुरक्षा बलों को 30 किलोमीटर तक ट्रैक करना पड़ता था, जिससे थकान होती थी और एम्बुश का खतरा बढ़ जाता था। आज ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है वो जंगलों के बीच बनाए गए हैं, बिल्कुल नक्सली ठिकानों के पास, जो कि 5 किलोमीटर की सुरक्षा ग्रेड बनाते हैं। अगर किसी एक कैंप पर हमला होता है तो रीइंफोर्समेंट तुरंत उपलब्ध होती है। इसके अलावा कोबरा कमांडोज केंद्रीय और राज्य बलों को 3 मुख्य क्षेत्रों में ट्रेनिंग देते हैं। एक, आईईडीज और बूबी ट्रैप से अपनी सुरक्षा कैसे करें, अपनी फायरिंग एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, जंगल के कठोर हालत में शारीरिक और मानसिक तनाव को कैसे संभालें। बस्तर क्षेत्र में फिलहाल 182 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले हर साल औसतन 15 नए कैंप्स बनाए जाते थे, लेकिन 2024 में ही 30 नए एफओबी स्थापित किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की नीति है हथियारबंद नक्सलियों से निर्दयता से निपटना, और इसी के तहत इन कैंप्स को मॉडर्न हथियारों और तकनीक से लैस किया गया है। सबसे नया एडिशन है व्हीकल आर्म प्लेटफॉर्म, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। ये एंटी माइन क्षमताओं वाला बख्तरबंद ट्रूप कैरियर है, जो नक्सल अटैक के समय फोर्स को मजबूती देता है। 2024 में तेलंगाना के सीआरपीएफ कैंप पर हुए नक्सली हमले के दौरान इसने अपनी मीडियम मशीन गन से नक्सलियों को करारा जवाब दिया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मोदी सरकार ने इंटेलिजेंस और सर्वेलांस तकनीक को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में नेक्ट्रा 3 और भारत ड्रोन लगाए गए हैं, जिनकी 5 किलोमीटर तक की रेंज है और 60 मीटर तक की उड़ान क्षमता है। ये 10 बाई 10 मीटर के छोटे से स्थान से भी उड़ाए जा सकते हैं और रियल टाइम में हाई क्वालिटी इमेज भेजते हैं। ऑपरेशन से पहले ड्रोन उड़ाकर नक्सलियों की मौजूदगी को स्कैन किया जाता है। नाइट विजन से भी ये पता लगाया जा सकता है कि जंगलों में कोई इंसान है या जानवर। मोदी सरकार के अभियान के तहत स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती किया गया है और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व्ड गार्ड और बस्तरिया बटालियन इसी रणनीति का हिस्सा है। 2014 से अब तक 7,500 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और उनमें से कई अब सुरक्षा बलों का हिस्सा बन चुके हैं। ये पूर्व नक्सली नक्सल्स ऑपरेशन की रणनीतियों और ठिकानों की जानकारी देकर सुरक्षा बलों को मजबूत कर रहे हैं। पिछले 15 महीने में 305 नक्सली मारे गए हैं और 2024 में अकेले बस्तर डिवीजन में 217 नक्सली मारे गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। पहले नक्सली तेंदुपत्ता, जिससे बीड़ी बनती है, उसके ठेकेदारों से भारी टैक्स वसूलते थे माओवादी, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए मिलते थे। सड़क और वन विभाग के ठेकेदारों से वसूली भी उनकी आय का स्रोत थी। इससे 150 करोड़ रुपए माओवादी को मिलते थे। अब केंद्र सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सिविल वर्क सौंप दिए हैं, जिससे नक्सलवादियों की जो फंडिंग है उस पर सीधा असर पड़ा है। अच्छी इंटरनेट सुविधा वाले जिलों में तेंदू की जो ऑनलाइन नीलामी है वो कराई जा रही है। इससे नक्सलियों को पैसे मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। मोदी सरकार ने ट्रेस, टारगेट और न्यूट्रलाइज की रणनीति अपनाई है। पिछले 5 सालों में 15 शीर्ष नक्सली नेताओं का सफाया किया गया है। हालिया अभियानों की सफलता के कारण पिछले 3 सालों में बस्तर में सक्रिय कट्टर नक्सलियों की संख्या 1400 से घटकर 600 रह गई है। गन्स और गुलाब की नीति के तहत केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में तेजी से विकास लाने का प्रयास किया है। 2 मार्च को पूर्ववर्ती कैंप में सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां लोगों को साइकिल, साड़ियां, पानी की टंकियां, कंबल और दवाइयां बांटी गई। तेंदुपत्ता तोड़ना इस क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, तो राज्य सरकार ने प्रति मानक बैग की जो मजदूरी है उसको 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माई आइडियल विलेज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ग्रामीणों को 52 योजनाओं और 31 नागरिक सेवाओं में नामांकित किया गया है। सरकार की इन तमाम योजनाओं के कारण जो रेड कॉरिडोर है उसकी कमर टूट गई है और वो सिकुड़ गया है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब 10 राज्यों में 126 जिलों में नक्सलवाद प्रभावित था। सबसे ज्यादा संवेदनशील माना गया, लेकिन 2025 की शुरुआत तक ये संख्या घटकर केवल 12 रह गई है। उम्मीद है जल्द ही इस नक्सलवाद का खात्मा होगा और जो किसानों के कंधे पर रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं वो भी सुधरेंगे। आपको हमारा ये केस स्टडी कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि सच, हकीकत लोगों को पता चल सके। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार।